हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। लीगल फेबल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा बिहार जुडिशरी की वैकेंसी आने वाली है, तो बिहार जुडिशरी में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक पोर्शन होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, जिसमें लगभग 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हम दोनों को बाइफरकेट करें तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पूरा फुल्ली कवर करवा देता हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पूरी कंप्लीट लेक्चर सीरीज आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। 2 लेक्चर्स विद इन अ वीक मैं डिलीवर करूंगा आप लोगों के लिए। आज का टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो पहला टॉपिक होता है, पहला सबसे जहां से स्टार्ट होता है, नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। या उस पर्टिकुलर टॉपिक में एक टर्म आता है लेसी फेरे एंड वेलफेयर स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइसेंस फेरे एंड वेलफेयर स्टेट। तो ये एक्चुअली है क्या, इसको जानने के लिए आज हम लोग लेसी फेरे वर्सेस वेलफेयर स्टेट पढ़ने वाले हैं। पहले टॉपिक का नाम है लेसी फेरे वर्सेस वेलफेयर स्टेट। तो इसका ओरिजिन 18th सेंचुरी इन फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में जब वहाँ की लोकल कंडीशंस की वजह से वहाँ के लोगों ने एक रिवॉल्यूशन किया, जिसकी वजह से टैक्सेस फ्री इन्वायरमेंट उनको चाहिए होता था, जिसकी वजह से ये रिवॉल्यूशन हुआ था। और फाइनली एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ जिससे कि वहाँ के लोग चाहते थे कि हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होके अपने इकोनॉमिक जो भी वेलफेयर्स हैं, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उसको कर पाए। तो देखते हैं हम लोग क्या होता है लेसी फेरे। तो लेसी फेरे मीन्स एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी एडवोकेटिंग मिनिमम गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस इन इकोनॉमिक अफेयर्स। मतलब आपका जो सरकारी हस्तक्षेप होता है, सरकार का कंट्रोल होता है, वो आर्थिक मामलों में नहीं होना चाहिए या मिनिमल होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर गवर्नमेंट हर चीज को, बिजनेसेस को कंट्रोल करने लग जाएगी तो इट विल बी डेट्रीमेंटल, वो नुकसानदायक होगा हमारे बिजनेसमैन्स के लिए। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये डेवलप हुआ। इसके की पॉइंट्स अगर हम समझने की बात करें तो इसमें 2-3 बातें हैं जो इस पे बहुत इसको एकदम से क्लियर करती हैं। जैसे मिनिमल गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। जैसे आज की हमारी सिनेरियो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसा आप लोग देखते होंगे कि अभी अभी बिजनेसमैन या जैसे जो भी बिजनेस टाइकून्स हैं इंडिया में, वो वहाँ पे गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। जबकि हम लेसी फेयर स्टेट में अभी नहीं है, फिर भी हम वेलफेयर स्टेट में अभी हैं। बट सिनेरियो अभी ऐसा चेंज हो गया है कि गवर्नमेंट, जो भी बिजनेसमैन हैं, वो गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं हो रहा है उनके बिजनेसेस में, उनके वे ऑफ बिजनेस में, बल्कि गवर्नमेंट दूसरी तरफ से हेल्प कर रही है। जैसे अगर मिनिमम गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस है, जैसे आज हमारे यहाँ कोई भी बिजनेसमैन, जैसे आज अभी रिचार्ज की बात कर लेते हैं, हम लोग कोई भी रिचार्ज करते हैं तो अगर अभी आपको पता होगा पहले 150 रुपए, फिर 200 रुपए, फिर 300 रुपए, फिर 350 रुपए, अभी फिर न्यूज़पेपर में आया कि फिर बढ़ने वाला है। तो ये चूंकि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है नहीं, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है, दैट्स बिकॉज ऑफ कि बिजनेसमैन अपने मनमाना तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरी चीज ओपन मार्केट। इस लेसी फेयर कॉन्सेप्ट में जो मार्केट होती है वो ओपन होती है। ओपन मार्केट का मतलब कि फुल्ली कंपटीशन बेस्ड मार्केट है। मतलब आप कितनी क्वालिटी आपके प्रोडक्ट में है या कितने अच्छे सर्विसेज आप दे पा रहे हैं। दूसरी तरफ से दूसरा बिजनेसमैन है, उसने अपनी प्रोडक्ट्स में कैसी क्वालिटी रखी है, ये डिपेंड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि आप कितने देर तक मार्केट में रह पाएंगे या कितना लंबा आप चलने वाले हैं। तीसरी चीज है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन मतलब नेचर्स ऑर्डर इज सेल्फ रेगुलेटिंग। मतलब जो हमारी प्रकृति है, जिसने सारी दुनिया को बनाया है, उसने हमारे लिए सेल्फ रेगुलेशन का लॉ भी बनाया है। हमें सेल्फ रेगुलेट होना चाहिए, ना कि डिपेंडेंट होना चाहिए ऑन दी सम स्पेसिफिक लॉज। ऐसा नहीं। ये हमारी की पॉइंट्स। अगर हम एक बार शॉर्ट में समझना चाहें कि लेसी फेरे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो लेसी फेरे का कॉन्सेप्ट सीधी सीधी बात करता है कि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें
मिनिमम गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस हो, सरकार का हस्तक्षेप ना हो, मार्केट पूरी तरह से ओपन हो और वहाँ के जो सोसाइटी के इनहेबिटेंट्स हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, उन लोगों का रेगुलेशन, उन लोगों का कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल हो, ना कि गवर्नमेंटल कंट्रोल हो। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लेसी फेयर। इसको कुछ लोग लाइजेस फेयर भी कहते हैं, ये आपका अपना प्रोनाउंसिएशन है। इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात हम अगर करें, कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ, तो अच्छाइयों में देखेंगे कि ये एक तरह से ऑटोनोमी क्रिएट करता है। ऑटोनोमी का मतलब ये आपको स्पेस देता है किसी भी बिजनेसमैन को कि वो कितने अच्छी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट होके अपने तरीके से कोई भी बिजनेस को कैसे एग्जीक्यूट करता है। दूसरी चीज, इनोवेशन को ये इनवाइट करता है। मतलब अगर मार्केट ओपन होगी तो पूरी तरह से किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होगा किसी भी बॉडी का, तो आप स्वाभाविक सी बात है कि आप जितना ज़्यादा इनोवेटिव आपकी आइडियाज़ होंगी। जैसे आप अगर आज बात करें तो जैसे अभी कोई कंपनी आपको 4G डेटा दे रही है, कोई कंपनी आपको 5G दे रही है, कोई आपको रात भर अनलिमिटेड दे रही है। जितने ज़्यादा इनोवेटिव्स होंगे, जितनी ज़्यादा सर्विसेज आपको मिलेंगी, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि दे विल सर्वाइव इन द मार्केट। तीसरी चीज है एब्सेंस ऑफ टैक्सेस। मतलब हमारा जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ लेसी फेयर है, इसमें टैक्सेस का नहीं पाया जाता है, टैक्सेस का होना नहीं पाया जाता। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली टैक्सेस को हटाने के लिए ही इसका जन्म हुआ था फ्रांस में। तो जब टैक्सेस नहीं होंगी तो इसका मतलब वो बिजनेसेस को फलने फूलने में, अच्छी तरह से चलने में बहुत आसानी होगी। बात करते हैं अगर डिसएडवांटेज की, इसकी क्या क्या बुराइयां हैं जो कि लिटरली है, जो कि ज्यादा हैं, जिन बुराइयों की वजह से ये कॉन्सेप्ट ऑफ लेसी फेयर इंडिया में नहीं है। हम लोग आज पूंजीवादी सरकार नहीं है, हम लोग समाजवादी सरकार है, जो सोशलिस्टिक स्ट्रक्चर हमारे देश का है। तो अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहली चीज की इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो जाएगी। मतलब जो व्यक्ति अमीर है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में अभी क्या हो रहा है कि एक बिजनेस पर्सन है जो बिजनेस टाइकून है, जो एकदम अमीर है, एकदम टॉप लेवल पे, वो अमीर होता चला जा रहा, अमीर होता चला जा रहा, अमीर होता चला जा रहा। और जो लोअर सेक्शन है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास वेल्थ नहीं है, वो गरीब होता चला जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि कोई भी बिजनेस पर्सन अगर कोई बिजनेस करता है तो वो उसकी जो रेवेन्यू जनरेट होगी वो स्वाभाविक सी बात है कि उन्हीं लोगों से जनरेट होगी जो उस देश में रहते हैं। अब वो लोग जब एक तरह से मोनोपोली क्रिएट करते हैं, जैसे अभी आप टेलीकॉम कंपनियों में देख रहे होंगे या किसी भी कंपनी में, आप आईटी कंपनीज में देख रहे होंगे, जिस कंपनी की मोनोपोली है, जैसे हमारा ये क्या नाम है, फेसबुक है। फेसबुक ने अपना एक मेटावर्स क्रिएट किया, उस मेटावर्स में फेसबुक है। हाँ, इंस्टाग्राम थ्रेड्स, उसने अपना, ट्विटर उसका नहीं था, ट्विटर को वो नहीं खरीद पाया, तो उसने एक अपना नया लॉन्च किया, थ्रेड्स। कहने का मतलब वो मोनोपोली चाहते हैं, अपने आप को पूरी तरह से इकोनॉमिकली पीक पे रखना चाहते हैं। तो एक सोसाइटी ऐसी होगी जो पूरी तरह से अमीर होगी और दूसरी सोसाइटी साथ ही साथ साइमल्टेनियसली गरीब होती चली जाएगी। पहली बहुत बड़ी समस्या है ये लेसी फेयर कॉन्सेप्ट का। दूसरी समस्या है कि सोसाइटी का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस पर्सन होता है वो बिजनेस अपने बेनिफिट के लिए करता है, न कि सोसाइटी के लिए। तो जब उसके ऊपर ऊपर कोई रूल नहीं होगा, गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो वो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा फॉर हिम ओनली, और जिससे सोसाइटी का इंटरेस्ट ना होके बल्कि उसका खुद का इंटरेस्ट प्रॉफिटेबल होगा। और तीसरी चीज मोनोपोली हो जाएगी और आर्बिट्रेरीनेस हो जाएगा। जैसे मैं अगर आपसे आज कहूं कि अगर आपको पर मंथ 500 रुपीज, अभी आपको पता है कि 299 रुपए या 350 रुपए आपका एक मंथ का रिचार्ज का खर्चा है। क्या अगर कोई भी कंपनी, जैसे हमारे यहाँ अभी इंडिया में मोनोपोली किस किस कंपनी की है, एक नंबर एक पे जियो है, दूसरी हमारी एयरटेल है और तीसरी वोडाफोन कहीं कहीं है। बीएसएनएल का नाम तो बहुत मतलब मिनिमल है। तो सपोज कीजिए कि अगर ये टेलीकॉम कंपनियों ने डिसाइड किया कि, जैसा कि अभी आप लोगों को सुनने में आ ही रहा होगा, मान लीजिए इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब अभी हम पर मंथ 1000 रुपए लेने वाले हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इसके अलावा कि आप उसको 1000 रुपए में
पर मंथ रिचार्ज करवाएं। 2000 करेगा तो भी आप करवाएंगे, बिकॉज कि अब यू हैव नो ऑप्शन लेफ्ट। आप ऐसा नहीं है कि आप दूसरी कंपनी में चले जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि आप बिना इंटरनेट के आज की दुनिया में सरवाइव कर पाए। नहीं हो सकता, नहीं पॉसिबल है। तो ये मोनोपोली, जिस जिस भी कंपनी की मोनोपोली होती है वो हमेशा आर्बिट्रेरीनेस करती है, और आर्बिट्रेरीनेस इज ऑलवेज डेंजरस फॉर द जनरल पीपल। ये टोटल जितना हमने बात की, ये कॉन्सेप्ट ऑफ लेसी फेयर है। अब लेसी फेयर से हमने कैसे अपने आप को भेजा वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट में, ये जानने वाली बात है। तो अभी इसको रब करके मैं फिर आप लोगों को बताता हूं वेलफेयर स्टेट क्या है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा लेसी फेयर है, कॉन्सेप्ट ऑफ लेसी फेयर है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं डिफाइन करके कि वेलफेयर स्टेट क्या क्या होता है। तो वेलफेयर स्टेट की एक डिफिनीशन मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं कि इट इज अ स्टेट दैट इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी। क्या प्रोवाइड करता है? बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर इट्स सिटीजन्स बाय प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम मार्केट रिस्क एंड एसोसिएटेड विथ। कौन कौन से रिस्क होते हैं? जो दो दैट रिस्क आर एसोसिएटेड विथ ओल्ड एज, मतलब आपकी बुढ़ापे से संबंधित कुछ रिस्क होता है। अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सीडेंट्स, आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके साथ कोई रिस्क होता है, या सिकनेस, या आपके साथ कोई बीमारी हो जाए। तो जैसे जिन कंडीशंस का मैं नाम ले रहा हूँ, ओल्ड एज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, सिकनेस हो गया, या एक्सीडेंट हो गया, इन कंडीशंस में आप वीक होते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ लेसी फेयर अभी हम लोग पढ़ रहे थे, क्या उस वृद्धावस्था में या उस कमजोरी की अवस्था में या उस बीमारी की अवस्था में क्या आप ऐसे स्टेटस में होंगे कि आप ओपन मार्केट में सरवाइव कर पाए, या आप अपनी खुद से बिजनेस कर पाए, अपना ध्यान खुद से रख पाए? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, नाइदर एनी पर्सन। तो क्या फिर आपके लिए क्या चाहिए? तो द वेलफेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट कम्स इनटू पिक्चर। जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, अ काइंड ऑफ स्टेट दैट इज क्रिएटेड फॉर वेलफेयर ऑफ यू ओनली। यू मीन्स द सिटीजन्स। तो ऐसा स्थिति, ऐसा देश, ऐसा परिवेश जो वेलफेयर, अपने नागरिकों के वेलफेयर की बात करता है, ऐसे स्टेट, ऐसे अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? वेलफेयर स्टेट, कल्याण। ऐसा, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? कल्याणकारी राज्य। आप लोग बार बार कल्याणकारी राज्य, अगर पॉलिटिकल साइंस या कॉन्स्टिट्यूशन या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इन तीनों ही चीजों में ये टर्म आपको सुनने को मिलेगा। तो कल्याणकारी राज्य क्या मतलब? ऐसा राज्य जो आपके कल्याण के लिए काम करता हो, आपके वेलफेयर के लिए काम करता हो। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये आगे चल के अगले लेक्चर में इसका यूज होने वाला है। तो वेलफेयर स्टेट का कुछ हम की पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे स्ट्राइविंग टू अचीव सोशल गोल्स, जो कुछ सामाजिक गोल्स होते हैं, सामाजिक कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ उद्देश्य होता है ना, कुछ पर्पस होता है सामाजिक, उसको अचीव करने, उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है वेलफेयर स्टेट। सामाजिक उद्देश्य क्या होगा? कि जो गरीब है उसको ऐसी स्थिति उसके जीवन में ले आई जाए जिससे कि वो अमीर न भी अगर बनता है, लेकिन क्या कुछ ऐसा हम करें कि जिससे उसका जीवन कुछ आसान हो जाए, या वो अमीरों के बराबर या वैसी शिक्षा पा सके, वैसी हेल्थ कंडीशंस उसको इंश्योर कराई जा सके। ये कुछ सोशल गोल्स होता है। नेक्स्ट, इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी। जो लोग, कुछ ऐसे इतने लोग हैं जो खाने बिना मरते हैं, या जिनके पास खाने के लिए बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो पाती हैं, उनके लिए फूड सिक्योरिटी का इंतजाम करता है कौन? वेलफेयर स्टेट। ऐसी व्यवस्था एस्टेब्लिश करना, जैसे कोई कंपनी बिजनेस कर रही है, जैसे यही अभी एग्जांपल दिया मैंने पिछले स्लाइड में, कि जो आपका कोई भी अगर कंपनी बिजनेस कर रही है, जैसे जियो और एयरटेल का मैंने नाम लिया, तो अब गवर्नमेंट का काम क्या है वेलफेयर स्टेट में? टू रेगुलेट। जैसे हमने एक ट्राई जैसी संस्था बनाई है कि टू रेगुलेट देम, बट व्हाट ट्राई इज डूइंग, वो उसको रेगुलेट एक्चुअली नहीं कर रही है जैसे करना चाहिए था। तो वो इंश्योर करेगा उस कंपनी को कि वो ऐसे बिजनेस करे जिससे कि आप प्रॉफिट भी अर्न कर पाए, और जो जनरल पीपल है, जो मार्जिनलाइज्ड पीपल है,
उसका उसका बेसिक नीड, बेसिक नेसेसिटीज उसको मिल सके, जैसे उसको खाना तो एटलीस्ट उसको मिल सके। तीसरा चीज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ मीन्स होता है रिसोर्स या संपदा या धन संपदा। तो जो ये धन संपदा है, कुछ लोगों, जो कुछ 1% अमीर लोग हैं, इन 1% अमीर लोगों से लेके उनसे ऐसे, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, एक डाकू हुआ करता था, उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ उसको, अभी मुझे नहीं याद आ रहा है एक्चुअली। वो क्या करता था कि वो लूट लूट के, अमीरों से पैसा लूट लूट के गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट किया करता था, तो वो गरीबों का हीरो हुआ करता था। तो दैट वेलफेयर स्टेट इज द हीरो ऑफ द गरीबों या वीकर सेक्शन या कमजोर लोग। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो संसाधन है उन संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो जिससे गरीब और अमीर सभी को बराबर बराबर इंजॉयमेंट ऑफ देयर राइट्स सुनिश्चित हो सके। और लास्ट चीज, इंश्योर्स इक्वलिटी। जब ये सारी चीजें आपको, वेलफेयर स्टेट जब सारी चीजें ये सुनिश्चित करा देगा तो अपने आप इक्वलिटी आने लग जाएगी। जैसे सोशल गोल्स, मतलब सपोज करिए कि एक गरीब बच्चा है जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाए, तो स्टेट का काम क्या है कि एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम स्टेब्लिश करे जिससे वो गरीब बच्चा भी वैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल के कॉम्पेटेबल स्कूल में वो पढ़ पाए, उसके बराबर स्कूल में उससे अच्छी बल्कि शिक्षा स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे कि वो गरीब का भी बच्चा वैसी एजुकेशन ले पाए। और जब एक बार उसके पास वैसी एजुकेशन आ जाएगी तो उसके पास जरूर नौकरी होगी, फूड सिक्योरिटी भी होगी। अगर नौकरी होगी तो उसके पास वेल्थ भी आएगा, और जब वेल्थ आ जाएगा तो इक्वलिटी अपने आप आ जाएगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। इन टूडेज सिनेरियो हम लोग वेलफेयर स्टेट में जी रहे हैं, ना कि लेसी फेयर। पूंजीवाद हमारा खत्म हो गया है। तो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। मैं आप लोगों को हफ्ते में 2-3 लेक्चर्स ऐसे लेता रहूंगा, जिससे कि आपको आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एकदम क्लियर हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपका बिहार जुडिशरी में ये बहुत हेल्पफुल होगा। बिहार जुडिशरी के अलावा ये यूपीएससी के एग्जाम्स, उसके अलावा आपके एलएलबी एंड एलएलएम के सब्जेक्ट्स में भी, सब्जेक्ट भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे भी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी, एंड please like and subscribe this channel and share to